हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, और उस कीमत का नाम है अनुशासन। जापान एक ऐसा देश है जहां समय का मूल्य सोने से भी ज्यादा समझा जाता है, जहां छोटी छोटी आदतें एक महान व्यक्तित्व की नींव बनती हैं, जहां एक बच्चा भी अगर ट्रेन लेट हो जाए तो अगले दिन माफी का लेटर लेकर आता है। ये केवल संस्कृति नहीं है, ये डिसिप्लिन की ताकत है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे जापान की उन 8 महान डिसिप्लिन रूल्स को जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल जुमले नहीं हैं, बल्कि सदियों की परंपरा और आजमाई गई टेक्निक हैं जो आपको आलस, उलझन और अनफोकस्ड लाइफ से निकालकर एक क्लियर, प्रोडक्टिव और सशक्त जीवन की ओर ले जाएंगी। अगर आपने इन 8 नियमों को समझ लिया तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ अपने ऊपर काबू पाना सीखेंगे, बल्कि एक ऐसा आत्मबल महसूस करेंगे जो बाहर की हर मुश्किल से लड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं जापानी अनुशासन के उन रहस्यों की यात्रा जो आपके भीतर छुपे योद्धा को जगा सकती है। आप रोज सुबह उठते हैं और सबसे पहला सवाल मन में आता है, आज क्या करना है? और कुछ देर बाद दूसरा सवाल, करना है या छोड़ दूं? यही 2 सवाल इंसान की पूरी जिंदगी तय कर देते हैं। लेकिन जापान में एक बच्चा भी जब सुबह उठता है तो उसके पास सवाल नहीं होता, उसके पास एक तयशुदा ढंग होता है। उसका बिस्तर कैसे ठीक करना है, कितने मिनट में ब्रश करना है, जूते कितने समय पर पहनने हैं, सब कुछ एक सटीक क्रम में चलता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग मानते हैं कि अगर सुबह को आपने काबू में कर लिया तो पूरा दिन आपका गुलाम बन जाता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आ जाए तब काम करेंगे, लेकिन जापानी संस्कृति कहती है, काम शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। यहां पहला नियम शुरू होता है, एक ऐसा नियम जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह नियम कभी किसी किताब में नहीं लिखा गया। यह नियम हवा में नहीं, बल्कि आदतों में सांस लेता है। यह नियम एक शब्द में समाया है, सेइरी। अब शायद आपने यह शब्द पहली बार सुना हो, और यही वो जगह है जहां जापान आपको चौंकाता है, क्योंकि सेइरी सिर्फ सफाई नहीं है, ये मानसिक सफाई का पहला कदम है। लेकिन सेइरी का असली मतलब जानने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो जरूरी नहीं, फिर भी आप उन्हें ढो रहे हैं? शायद वही कपड़े जो आपने महीनों से नहीं पहने, वो पुराने रिश्ते जो अब सिर्फ थकाते हैं, वो फालतू ऐप्स जो सिर्फ नोटिफिकेशन देते हैं पर कोई विकास नहीं करते। इन सब का बोझ आप हर दिन उठाते हैं और फिर पूछते हैं, मैं थका थका क्यों महसूस करता हूं? यही सेइरी है, जीवन में से गैर जरूरी चीजों को छांटना, उन्हें हटाना, ताकि जो जरूरी है वही बचे। लेकिन सेइरी केवल पहला नियम है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आपने पुराना हटा दिया, पर नया क्या जोड़ें, ये तय करना बाकी है। और यहीं से शुरू होती है जापानी अनुशासन की दूसरी परत, एक ऐसा नियम जो न केवल आपके दिन बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व को नए सांचे में ढाल सकता है। क्या है वो अगला नियम? कैसे एक साधारण सी क्रिया आपके अंदर एक योद्धा जैसा आत्मबल जगा सकती है? हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक स्थिरता हो, एक ऐसा ढांचा हो जहां रोज उठकर उसे खुद को समझाना न पड़े कि आज क्या करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमारे चारों ओर चीजें बिखरी रहती हैं, तब तक हमारे अंदर भी एक बिखराव बना रहता है। जब जापानी लोग सेइरी के जरिए अनावश्यक चीजों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो अगला कदम आता है उस जगह को व्यवस्थित करना जहां अब नया निर्माण होगा। क्योंकि खालीपन कभी स्थायी नहीं होता, या तो आप उसे भरेंगे या फिर दुनिया उसे अपने हिसाब से भर देगी। इसलिए जापानी अनुशासन का अगला नियम आपको सिखाता है कि खाली जगह को किस तरह एक सकारात्मक शक्ति से भरना है। यहां नियम सिर्फ सफाई या सजावट का नहीं, बल्कि चयन का है। क्या चीज मेरे रोज के काम को सरल बना रही है? क्या चीज मुझे ज्यादा फोकस्ड कर रही है? क्या मेरे कमरे, मेरी टेबल, मेरा मोबाइल, ये सभी मेरे जब इंसान थकता है तो उसका शरीर आराम मांगता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर हम थकान को कमजोरी मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे रुकना, बैठ जाना या थोड़ा सुस्ताना हमारी गति को तोड़ देगा।
हम अपने आप से भी ये कहने लगते हैं कि अगर मैं ठहरा तो मैं पिछड़ जाऊंगा। लेकिन जापान में सिखाया जाता है कि रुकना हारना नहीं होता। रुकना एक कला है, एक आत्मचिंतन की स्थिति होती है। वहां माना जाता है कि कोई भी मशीन अगर लगातार चलती रहे तो टूट जाती है, और इंसान तो मशीन से कहीं ज्यादा संवेदनशील है। इसीलिए जापानी अनुशासन में एक खास नियम है जो सिखाता है कि कैसे थक कर बैठना भी एक ताकत बन सकता है। वहां के लोग योशी नामक एक आदत को अपनाते हैं। इसका मतलब होता है एक छोटी सी सांस लेकर खुद को रिसेट करना। आपने कभी गौर किया है, कोई जापानी वर्कर जब कोई काम शुरू करता है तो वह जोर से योशी कहकर शुरुआत करता है, जैसे शरीर और मन दोनों को अलर्ट कर रहा हो कि अब फोकस करना है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक मानसिक ब्रेक होता है। यह बताता है कि हर कार्य से पहले खुद को फिर से सेंटर में लाना जरूरी है। यह नियम हमें सिखाता है कि आप थकें तो रुकिए, लेकिन बिखरिए मत। थकान के बीच जब आप खुद को थोड़ी देर रोकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं या अपनी आंखें बंद कर कुछ पल खुद के साथ रहते हैं, तो वही थकान आपकी ऊर्जा बन जाती है। पर ज्यादातर लोग इस स्टेप को नजरअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि चलो किसी तरह खत्म कर लें, बाद में आराम करेंगे। और यही वो सोच है जो धीरे धीरे जलन, चिड़चिड़ापन और बोरियत को जन्म देती है। आपने देखा होगा, जापानी ट्रेन ड्राइवर जब अपनी सीट पर बैठता है तो हर कंट्रोल को हाथ लगाकर एक एक कमांड जोर से दोहराता है। वह ऐसा केवल सिस्टम के लिए नहीं करता, वह ऐसा खुद को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए करता है। ऐसे ही अगर आप हर काम से पहले खुद से कहें, अब ये मेरा पूरा ध्यान मांगता है, तो आप न केवल आलस्य से बचेंगे बल्कि एक सहज ऊर्जा भी महसूस करेंगे। जापान ये भी मानता है कि रुकने और चलने के बीच का संतुलन ही असली अनुशासन है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप हर समय परफेक्ट बने रहें। अनुशासन का असली अर्थ है जब आप ढीले पड़ जाएं, तब भी अपने भीतर वो धागा पकड़े रहें जो आपको अपने लक्ष्य से जोड़े रखता है। अब तक हमने समझा कि कैसे अव्यवस्था को हटाना, चीजों को सही ढंग से रखना और थकान को स्वीकार करना, ये 3 आधार हैं किसी भी अनुशासित जीवन के। लेकिन यहां से आगे बढ़ना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब बारी आती है उस नियम की जो दिखता साधारण है लेकिन असल में सबसे कठिन होता है। अब तक जो कुछ सीखा उसे हर दिन दोहराना, दोहराते रहना और फिर भी उसमें ऊब महसूस न करना, ये अपने आप में एक कला है और जापान इसे बहुत बारीकी से निभाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही काम को हर दिन करना, बिना शिकायत, बिना बदलाव की इच्छा के, और फिर भी उसमें एक नई ऊर्जा महसूस करना? कैसे संभव है ऐसा अनुशासन जो न तो कठोर बन जाए और न ही उबाऊ? इस सवाल का जवाब उस चौथे नियम में छिपा है जो जापानी संस्कृति की आत्मा को दर्शाता है। एक ऐसा नियम जो आपको सिखाएगा कैसे हर दिन एक जैसा होने पर भी जिंदगी बेजान नहीं बल्कि और भी गहरी हो सकती है। ये जानने के लिए तैयार रहिए। अगले भाग में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जुड़े रहिए। यही तो है एक अनुशासित यात्रा की खूबसूरती, कदम दर कदम गहराई तक जाना। हर इंसान के भीतर एक बेचैनी होती है, कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, कुछ ऐसा करने की जिससे खुद को साबित किया जा सके। लेकिन यही बेचैनी कई बार हमें गलत दिशा में भी ले जाती है। हम सोचते हैं कि बदलाव ही तरक्की है, कि हर दिन कुछ नया ना हो तो जिंदगी ठहर गई है। लेकिन जापानी सोच इससे बिल्कुल अलग है। वहां माना जाता है कि असली तरक्की तब होती है जब आप एक ही चीज को हर दिन थोड़े और बेहतर तरीके से दोहराते हैं। जापानियों का मानना है कि दोहराव कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। अगर आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो आप उस काम के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं और वही रिश्ता धीरे धीरे एक शिल्प में बदलता है। आपने कभी सोचा है कि जापानी शेफ एक ही डिश को सालों तक क्यों बनाते रहते हैं, या एक कारीगर एक ही पैटर्न को बार बार क्यों दोहराता है? क्योंकि उनके लिए वो डिश, वो पैटर्न सिर्फ एक काम नहीं, एक ध्यान है, मेडिटेशन की तरह। वो कहते हैं रोज वही करना, लेकिन हर रोज उसे थोड़ा और बेहतर करना, यही असली विकास है। इस नियम का नाम शायद ना सुना हो, लेकिन इसका प्रभाव आपने हर जापानी कला में देखा होगा,
चाय बनाने की विधि से लेकर तलवार चलाने की ट्रेनिंग तक। ये नियम कहता है, हर दिन अपने अभ्यास को दोहराओ, लेकिन मशीन बनकर नहीं, भावना से। हर बार जब आप वही काम करें तो ये मत सोचिए कि ये तो कल भी किया था, बल्कि ये सोचिए, आज मैं इसे कितनी श्रद्धा से, कितने होश से और कितनी गहराई से कर रहा हूं। और यहीं पर असली अनुशासन दिखता है, क्योंकि वही लोग जो दोहराव से घबरा जाते हैं, वही लोग कुछ समय बाद लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन की साधारणता में भी विशेषता ढूंढ लेते हैं, वही लोग अंदर से मजबूत बनते हैं। इस नियम में एक और बड़ी बात छिपी है। जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो आपका शरीर उसे पहचानने लगता है और दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे आपके भीतर स्पेस बनता है, उस स्पेस में नई सोच जन्म लेती है। यानी अनुशासन आपको सीमित नहीं करता, बल्कि वो तो आपको एक ऐसा ढांचा देता है जिसके भीतर आप आजादी से सोच सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा जीवन बोरिंग नहीं हो जाएगा? हर दिन एक जैसी चीजें, एक जैसा रूटीन, एक जैसे नियम। लेकिन जापानी दर्शन यहीं पर फिर से चौंकाता है। उनका कहना है, जब आप बाहर की दुनिया में ज्यादा विविधता ढूंढते हैं तो अंदर की दुनिया खोने लगती है। लेकिन जब आप बाहर से स्थिर हो जाते हैं तो अंदर एक पूरी नई दुनिया जन्म लेती है। अब तक हमने जो नियम समझे, वो सभी हमें एक खास दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसी दिशा जहां अनुशासन कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि वो खुद में एक सौंदर्य बन जाता है। लेकिन अब जो अगला नियम आएगा, वो इन सब नियमों से बिल्कुल अलग है। वो नियम न तो आपके कमरे से जुड़ा है, न आपकी आदतों से, वो सीधा जुड़ा है आपकी पहचान से। अगले भाग में जानेंगे वो नियम जो बताएगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और अगर उस सोच पर नियंत्रण नहीं सीखा तो कोई भी अनुशासन टिक नहीं पाएगा। इसलिए अगला भाग बेहद गहरा और बेहद व्यक्तिगत होगा, क्योंकि वहां बात सिर्फ नियमों की नहीं होगी, वहां बात होगी आपकी आत्मा की दिशा की। जब कोई इंसान सुबह उठता है और पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो होती है, आज फिर वही करना है, तो समझ लीजिए कि उसका शरीर तो जाग गया है, लेकिन आत्मा अब भी उनींदी है। असल में ज्यादातर लोग जो थकते हैं वो शरीर से नहीं थकते, वो सोच से थकते हैं। हर दिन की एक जैसी परिस्थितियां, वही चेहरे, वही काम, वही संघर्ष, और फिर दिमाग धीरे धीरे एक ही बात दोहराने लगता है, अब क्या फायदा? यहीं पर जापानी जीवन शैली एक ऐसा आईना सामने रखती है जिसमें आप अपने असली रूप को देख सकते हैं। वो रूप जो अक्सर दूसरों की राय, सोशल मीडिया और अतीत की यादों से धुंधला पड़ चुका होता है। जापानी अनुशासन का अगला नियम हमें यहीं टोकता है। वो कहता है कि जब तक आप अपने दिमाग में चल रही बातें नहीं समझते, तब तक आप खुद को नहीं समझ सकते। आप दिन भर क्या सोचते हो? क्या बार बार किसी डर को दोहराते हो? क्या बार बार खुद को कमजोर, असमर्थ और थका हुआ समझते हो? जापानियों का मानना है कि हर दिन की शुरुआत केवल एक रूटीन से नहीं, बल्कि एक विचार की दिशा से होती है। वो दिशा तय करती है कि आप दिन भर खुद से क्या बात करेंगे, क्योंकि जो बातें आप बार बार अपने भीतर दोहराते हैं वही आपकी आदत बनती है, और आपकी आदतें ही आपका जीवन बनाती हैं। इसलिए जापानी नियम कहता है, अपने विचारों को ट्रेन करो। जैसे आप किसी बाग में हर रोज घास काटते हो, वैसे ही अपने दिमाग में उग आए फालतू विचारों को रोज काटना सीखो। हर दिन सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे मजबूत बना रही है, या क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे कमजोर कर रही है? यहां से शुरू होती है आत्म अनुशासन की असली यात्रा। बहुत लोग समय पर उठना, साफ सफाई रखना, टेबल मैनेज करना, इन सबको ही अनुशासन मानते हैं। लेकिन जापान सिखाता है कि सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, क्योंकि जब आप बाहर के काम में गलतियां करते हैं, लोग टोकेते हैं, लेकिन जब आप दिमाग में गलत सोच दोहराते हैं तो कोई नहीं टोकता, और यही सबसे बड़ा धोखा है। इसलिए जापान में ध्यान यानी मेडिटेशन केवल शांति के लिए नहीं होता, वो होता है अपने विचारों को पहचानने के लिए, उन्हें दिशा देने के लिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि यह जानना है कि आपके भीतर क्या चल रहा है और आप उसे कैसे बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब रोज कैसे किया जाए?
इतनी सोच, इतना आत्मनिरीक्षण, क्या ये थका नहीं देगा? लेकिन यहीं पर जापानी सोच एक और नई खिड़की खोलती है। वो कहती है कि जब आप खुद को अंदर से साफ करते हैं तो बाहर की दुनिया से लड़ना जरूरी ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद से हार गए तो कोई जीत कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर आप खुद से जीत गए तो कोई हार आपको हिला नहीं सकती। अब इस नियम को समझने के बाद अगला नियम एक नया द्वार खोलता है, एक ऐसा द्वार जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज, परिवार और जीवन के हर क्षेत्र को छूता है। अब जो आप सीखेंगे वो केवल आपके लिए नहीं होगा, वो दूसरों को भी छूने लगेगा। वो आपके बर्ताव, आपकी बातचीत, आपकी उपस्थिति से महसूस होने लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों पर काबू पा लेता है वो केवल अनुशासित नहीं होता, वो शांत भी होता है और स्थिर भी। और ऐसी स्थिरता अगल बगल बैठे लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। क्या है वो अगला नियम जो एक इंसान को सिर्फ व्यवस्थित नहीं बल्कि प्रभावशाली भी बनाता है? बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट को इसी स्टाइल में लगातार आगे बढ़ाता हूं, गहराई, भावना और जुड़ाव के साथ, बिना कोई हेडिंग डाले। ये रहे अगले 3-4 पार्ट्स, एक के बाद एक। कई बार आप कोई व्यक्ति देखते हैं, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक शांति होती है, एक आकर्षण। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान अंदर से बहुत साफ है और शायद बहुत अनुशासित भी। जापानी जीवन शैली में इसे ही जीवन का संतुलन कहा जाता है, और इसका अगला नियम जुड़ा होता है दूसरों के प्रति सम्मान के साथ। ये नियम कहता है, आप जैसे अपने समय, अपनी जगह, अपने शरीर का आदर करते हैं, वैसे ही दूसरों के अस्तित्व का भी करें। क्योंकि अनुशासन सिर्फ खुद को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि दूसरों के स्पेस को भी समझना है। जापान में आप देखेंगे, लोग लाइन में बिना धक्का दिए खड़े रहते हैं, ट्रेन में मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात नहीं करते, पब्लिक प्लेस में सफाई रखते हैं। यह कोई कानून नहीं, यह अंदर से उपजा हुआ अनुशासन है। क्योंकि जब आप अपने आसपास के वातावरण को आदर देते हैं तो वही वातावरण आपको स्थिरता लौटाता है। और यही नियम हमें यह भी सिखाता है कि आपके भीतर जितनी ज्यादा स्थिरता होगी, उतना ही आप दूसरों को सुरक्षित महसूस कराएंगे। आपका बोलना, चलना, देखना, सब कुछ दूसरों को आराम या बेचैनी दे सकता है। जापान की यही समझ उसे भीड़ में भी एक शांति देता है। वहां का अनुशासन एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो पूरे समाज में बहता है। अब सोचिए, अगर आप किसी के साथ बहस कर रहे हों और अचानक आपको याद आए कि आपकी आवाज दूसरों को भी प्रभावित कर रही है, तो क्या आप चुप हो जाएंगे? अगर हां, तो समझिए कि आप जापानी अनुशासन के इस नियम को महसूस करने लगे हैं। अब सवाल ये है, जब बाहर की दुनिया इतनी असंतुलित है, तब आप इस सम्मान और शांति को रोज कैसे बनाए रखें? इसका जवाब है स्थिरता का अभ्यास। हर दिन अपने अंदर एक छोटा सा कोना बनाइए जहां आप सिर्फ खुद से मिलें। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई किताब, कोई प्रार्थना, कोई सांस, कुछ भी जो आपको उस भीड़ से वापस भीतर लाए। यही अभ्यास आपके भीतर वो गहराई तैयार करेगा जो अगले नियम की नींव है। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां अनुशासन शरीर और सोच को पार कर आत्मा तक पहुंचने लगता है। और तब आता है अगला नियम, जो सबसे अदृश्य है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। यह नियम बताता है कि अनुशासन को केवल दिखाने की चीज मत बनाओ, उसे जीने की चीज बनाओ। कई लोग एक समय तक अनुशासित रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। जैसे किसी के पीछे सफाई करना लेकिन खुद के कमरे को गंदा छोड़ देना, या फिर दूसरों को समय पर आने का पाठ पढ़ाना लेकिन खुद हर काम में देर करना। जापानी सोच इस तरह के विरोधाभास को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। वो कहती है, जो चीज तुम तब भी करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता, वही तुम्हारा असली अनुशासन है। तो क्या आप तब भी अपना बिस्तर ठीक करते हो जब कोई देख नहीं रहा? क्या आप तब भी अपनी भाषा का ध्यान रखते हो जब कोई सुन नहीं रहा? अगर हां, तो आप उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां अनुशासन आदत नहीं, पहचान बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस नियम की समझ जो अंत में सबको जोड़ता है। वो नियम जो बताता है कि अनुशासित जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मनियंत्रण नहीं, बल्कि आत्म प्रकाश है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है,
वह अपनी ऊर्जा को बचा पाता है। वो ऊर्जा फिर किसी रचना में लगती है, किसी निर्माण में लगती है, किसी बड़ी सोच में बदल जाती है। अब आप लगभग उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अनुशासन नियम नहीं, दर्शन बन जाता है। और इस दर्शन की अंतिम सीढ़ी है एक ऐसा अभ्यास जो जिंदगी को केवल चलाना नहीं बल्कि उसे सार्थक बनाना सिखाता है। वो अभ्यास क्या है? वो कौन सा अंतिम नियम है जो इस जापानी जीवन शैली को एक पूर्ण आकार देता है? ये जानना बाकी है। कई बार आप कोई व्यक्ति देखते हैं, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक शांति होती है, एक आकर्षण। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान अंदर से बहुत साफ है और शायद बहुत अनुशासित भी। जापानी जीवन शैली में इसे ही जीवन का संतुलन कहा जाता है और इसका अगला नियम जुड़ा होता है दूसरों के प्रति सम्मान के साथ। ये नियम कहता है, आप जैसे अपने समय, अपनी जगह, अपने शरीर का आदर करते हैं, वैसे ही दूसरों के अस्तित्व का भी करें। क्योंकि अनुशासन सिर्फ खुद को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि दूसरों के स्पेस को भी समझना है। जापान में आप देखेंगे, लोग लाइन में बिना धक्का दिए खड़े रहते हैं, ट्रेन में मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात नहीं करते, पब्लिक प्लेस में सफाई रखते हैं। ये कोई कानून नहीं, यह अंदर से उपजा हुआ अनुशासन है। क्योंकि जब आप अपने आसपास के वातावरण को आदर देते हैं, तो वही वातावरण आपको स्थिरता लौटाता है। और यही नियम हमें यह भी सिखाता है कि आपके भीतर जितनी ज्यादा स्थिरता होगी, उतना ही आप दूसरों को सुरक्षित महसूस कराएंगे। आपका बोलना, चलना, देखना, सब कुछ दूसरों को आराम या बेचैनी दे सकता है। जापान की यही समझ उसे भीड़ में भी एक शांति देता है। वहां का अनुशासन एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो पूरे समाज में बहता है। अब सोचिए, अगर आप किसी के साथ बहस कर रहे हों और अचानक आपको याद आए कि आपकी आवाज दूसरों को भी प्रभावित कर रही है, तो क्या आप चुप हो जाएंगे? अगर हां, तो समझिए कि आप जापानी अनुशासन के इस नियम को महसूस करने लगे हैं। अब सवाल ये है, जब बाहर की दुनिया इतनी असंतुलित है, तब आप इस सम्मान और शांति को रोज कैसे बनाए रखें? इसका जवाब है स्थिरता का अभ्यास। हर दिन अपने अंदर एक छोटा सा कोना बनाइए जहां आप सिर्फ खुद से मिलें। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई किताब, कोई प्रार्थना, कोई सांस, कुछ भी जो आपको उस भीड़ से वापस भीतर लाए। यही अभ्यास आपके भीतर वो गहराई तैयार करेगा जो अगले नियम की नींव है। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां अनुशासन शरीर और सोच को पार कर आत्मा तक पहुंचने लगता है। और तब आता है अगला नियम, जो सबसे अदृश्य है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। यह नियम बताता है कि अनुशासन को केवल दिखाने की चीज मत बनाओ, उसे जीने की चीज बनाओ। कई लोग एक समय तक अनुशासित रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। जैसे किसी के पीछे सफाई करना, लेकिन खुद के कमरे को गंदा छोड़ देना, या फिर दूसरों को समय पर आने का पाठ पढ़ाना, लेकिन खुद हर काम में देर करना। जापानी सोच इस तरह के विरोधाभास को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। वो कहती है, जो चीज तुम तब भी करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता, वही तुम्हारा असली अनुशासन है। तो क्या आप तब भी अपना बिस्तर ठीक करते हो जब कोई देख नहीं रहा? क्या आप तब भी अपनी भाषा का ध्यान रखते हो जब कोई सुन नहीं रहा? अगर हां, तो आप उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां अनुशासन आदत नहीं, पहचान बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस नियम की समझ जो अंत में सबको जोड़ता है। वो नियम जो बताता है कि अनुशासित जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मनियंत्रण नहीं, बल्कि आत्म प्रकाश है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, वह अपनी ऊर्जा को बचा पाता है। वो ऊर्जा फिर किसी रचना में लगती है, किसी निर्माण में लगती है, किसी बड़ी सोच में बदल जाती है। अब आप लगभग उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अनुशासन नियम नहीं, दर्शन बन जाता है। और इस दर्शन की अंतिम सीढ़ी है एक ऐसा अभ्यास जो जिंदगी को केवल चलाना नहीं, बल्कि उसे सार्थक बनाना सिखाता है। वो अभ्यास क्या है? वो कौन सा अंतिम नियम है जो इस जापानी जीवन शैली को एक पूर्ण आकार देता है? ये जानना बाकी है। जिस क्षण आप इस पूरे सफर में उस बिंदु तक पहुंचते हो जहां अनुशासन केवल दिनचर्या नहीं रहता, बल्कि एक शांत धारा की तरह आपकी सोच, आपकी चाल
आपके निर्णयों में बहने लगता है, वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। अब तक आपने जो कुछ सीखा, वो सब मिलकर आपके भीतर एक मजबूत ढांचा बना चुके हैं। आपने गैर जरूरी चीजों को हटाना सीखा, व्यवस्था बनाए रखना सीखा, थकान से निपटना और दोहराव को अपनाना सीखा, विचारों को दिशा देना और दूसरों के अस्तित्व को आदर देना भी सीखा। लेकिन अब एक ऐसा नियम सामने आता है जो बाकी सभी नियमों की आत्मा की तरह है, जो ये तय करता है कि आप इस अनुशासन को केवल एक सीमित अभ्यास के रूप में जिएंगे या उसे जीवन की हर सांस में ढाल लेंगे। जापानी जीवन शैली में इस नियम की कोई चमकदार परिभाषा नहीं है, कोई दिखावटी नाम नहीं। ये बस धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है, जैसे बारिश की कुछ बूंदें मिट्टी में समा जाती हैं, चुपचाप लेकिन गहराई से। यह नियम कहता है, हर काम को इस तरह करो जैसे वही तुम्हारी पहचान है। हर बार जब तुम झाड़ू लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे वही तुम्हारी कला हो। हर बार जब तुम किसी से बात करो तो ऐसे जैसे तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी आत्मा का चेहरा है। जापान में इसे इच्छा और भावना के साथ कर्म करना कहा जाता है, यानी जिस भी काम में तुम्हारी ऊर्जा जा रही है वहां तुम्हारा मन और आत्मा भी हो। आजकल हम काम करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, बात करते हुए सोच किसी और दिशा में चली जाती है और सोने से पहले भी दिमाग अगले दिन की चिंता से भरा होता है। यही कारण है कि हम सब कुछ कर तो रहे हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे। जापान हमें सिखाता है कि अगर कोई छोटा काम भी पूरे मन से किया जाए तो वो साधारण नहीं रह जाता, वो साधना बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन को इस भाव से जिएं तो क्या होगा? आपका चलना ध्यान बन जाएगा, आपका बोलना सौम्यता बन जाएगा, आपका काम आराधना बन जाएगा और फिर आपको अनुशासन बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अनुशासन बन चुके होंगे। यही वो मुकाम है जहां व्यक्ति के कर्म, विचार और व्यवहार एक सीध में आ जाते हैं। फिर न कोई उलझन होती है, न कोई जल्दबाजी, न कोई ढोंग, बस एक स्पष्टता होती है और यही स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब तक जो कुछ आपने जाना वो केवल नियम नहीं थे, वो जीवन जीने की कला के सूत्र थे। जापान इन सूत्रों को किताबों में नहीं रखता, वो उन्हें बच्चों की आंखों में, वर्कर्स की मेहनत में, बूढ़ों की चाल में और हर उस इंसान की चुप्पी में छुपा देता है जो अपने काम को श्रद्धा मानता है। अब ये आप पर है, क्या आप भी इस अनुशासन को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने दिन, अपनी सांसों और अपने स्वभाव में उतार देंगे? क्योंकि अंत में फर्क केवल जानने और जीने का होता है, और जिसने इस अनुशासन को जी लिया उसके लिए जीतना कभी कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। बिल्कुल, अब हम इस अंतिम विषयगत भाग में उस सारी बची हुई गहराई को समेटते हैं जो अब तक अधूरी थी, ताकि इसके बाद आखिरी पार्ट में हम एक दमदार, प्रेरक और स्थिर करने वाली एंडिंग दे सकें। अब तक के सारे नियमों ने आपको आत्मानुशासन के हर पहलू से परिचित कराया, विचारों से लेकर व्यवहार तक, आदतों से लेकर आत्मा तक। लेकिन अनुशासित जीवन की एक सबसे अनकही लेकिन सबसे जरूरी परत अब भी बाकी है, और वो है निरंतरता के साथ लचीलापन। क्योंकि अक्सर जब लोग अनुशासन अपनाते हैं तो शुरुआत में बहुत सख्त हो जाते हैं, हर चीज को एकदम नियमबद्ध बनाते हैं, हर गलती पर खुद को कोसते हैं, और जब कभी थोड़ा पिछड़ जाते हैं तो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। यही वो जगह है जहां अनुशासन को संतुलन चाहिए, क्योंकि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप इंसानियत खो दें। इसका मतलब है कि आप खुद के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता रखें, एक ऐसा दोस्त जो आपको डील भी देता है लेकिन बहाने बनाने नहीं देता। जापानी दर्शन में एक शब्द है काइजेन। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा सुधार, कोई क्रांति नहीं, कोई जबरदस्त बदलाव नहीं, बस एक एक कदम, लेकिन निरंतर। अगर आपने आज कुछ बेहतर किया, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो आपने जीत ली एक छोटी जंग। और अगर आप रोज एक एक छोटी जंग जीतते रहे तो एक दिन पूरा युद्ध जीत जाएंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जापानी अनुशासन बहुत कठिन होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अनुशासन को सहज बनाते हैं। वे छोटे छोटे रिवाज, छोटी छोटी क्रियाओं के जरिए अनुशासन को जीवन का हिस्सा बना देते हैं। जैसे जूते एक लाइन में रखना, दरवाजा धीरे से बंद करना, किसी भी वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ना। ये सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इन्हीं साधारण चीजों से
एक असाधारण मानसिकता जन्म लेती है और यही अंतिम ज्ञान है इस जीवन शैली का। अनुशासन कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि एक अंदर की प्रतिष्ठा है। जब आप खुद को इस योग्य मानते हो कि मैं व्यवस्थित रह सकता हूं, मैं शांत रह सकता हूं, मैं मजबूत और विनम्र दोनों एक साथ रह सकता हूं, तभी अनुशासन अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। आपको हर दिन अपने मन में यह याद दिलाना है कि आप क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्यों आपको सुबह समय पर उठना है, क्यों आपको ध्यान में बैठना है, क्यों आपको छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करने हैं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने क्यों को साफ कर लिया, उस दिन से कैसे अपने आप आसान होने लगते हैं। अब इस यात्रा का अंतिम और सबसे सूक्ष्म नियम यही कहता है, अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब कोई तुम्हारे बारे में बात करे तो कहे, ये इंसान बहुत शांत है लेकिन बहुत गहरा भी। अनुशासन कोई चमकदार ताज नहीं होता, ये एक अदृश्य ढाल होता है जो आपको रोज की व्यस्तता, तनाव और दुनिया के खिंचाव से बचाकर आपकी आत्मा को स्थिर बनाए रखता है। और जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तभी इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। अब जब तुम ये पूरी यात्रा तय कर चुके हो, तो एक बार पलट कर देखो, क्या तुम वही व्यक्ति हो जो इस सफर की शुरुआत में था? शायद नहीं। शायद अब तुम थोड़ा ज्यादा शांत हो, थोड़ा ज्यादा सजग, थोड़ा ज्यादा जागरूक और शायद थोड़ा ज्यादा अपने आप के करीब। क्योंकि अनुशासन का असली उद्देश्य यही है, तुम्हें दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि खुद से सच्चा बनाना। जिस दिन तुम खुद के प्रति ईमानदार हो गए, उस दिन से तुम्हारा हर एक निर्णय, हर एक प्रतिक्रिया, हर एक काम एक शक्ति बन जाएगा। ये मत सोचो कि तुम एकदम बदल जाओगे, पर अगर आज से तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सको, अपने उठने के तरीके में, सोचने के ढंग में, बात करने के लहजे में और चीजों से बर्ताव में, तो तुम धीरे धीरे वो व्यक्ति बन जाओगे जिसे देखकर तुम खुद को गर्व से महसूस करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तेज दौड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दूर तक चलने वाले बहुत कम होते हैं। जापानी अनुशासन तुम्हें तेज नहीं, गहरा बनाता है, और गहराई ही असली ताकत होती है। क्योंकि जो बाहर से मजबूत दिखता है वो टूट सकता है, लेकिन जो भीतर से शांत होता है वो झुक सकता है पर कभी बिखरता नहीं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो इस वीडियो को सिर्फ सुनकर भूल सकते हो, या फिर इसे अपने जीवन का नया अध्याय बना सकते हो। अगर तुम तैयार हो अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सच्चे आत्मनिर्माण की ओर बढ़ने के लिए, तो अब से हर दिन सिर्फ एक बात याद रखना, हर काम में पूर्णता मत ढूंढो, पर हर काम में श्रद्धा जरूर रखो। क्योंकि श्रद्धा से किया गया हर छोटा कार्य भी तुम्हारे व्यक्तित्व को चमका सकता है, और वही चमक एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। अगर ये यात्रा तुम्हें कुछ भी सिखा पाई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटो। क्योंकि अनुशासन अकेले सीखना कठिन होता है, लेकिन साथ में सीखा जाए तो वो एक संस्कृति बन जाता है। मैं हूं ऑफिशियल इंस्पायर्ड, और मेरी यही कोशिश है कि मैं तुम्हें हर दिन ऐसे विचारों से जोड़ सकूं जो तुम्हें अपने भीतर गहराई से समझने में मदद करें। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही और कहानियां और जीवन को बदल देने वाली समझदारी भरी आवाजें तुम्हारे भीतर तक पहुंचें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट करके बताओ कि इस पूरे वीडियो से तुम्हें सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ, और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त तक पहुंचाओ जिसे अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब तुम खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाने का संकल्प लेते हो।